हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ पढ़ा था, लेकिन आज हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली गॉस लॉ का यूज़ क्या है। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसका यूज़ क्या है वो आज हम देखेंगे। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो एक वायर पे लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? लेंथ के अलोंग। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट नहीं है, क्या है? इनफाइनाइट है। मतलब ना ही तो उसका कोई स्टार्टिंग है और ना ही कोई उसका एंड है। ना ही कोई उसका स्टार्टिंग है और ना ही उसका कोई एंड है। तो यहाँ पे ये जो वायर है हमारे पास, ये जो वायर है इसके लिए देखो ये एक्सटेंड हो रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, और इधर ये एक्सटेंड हो रहा है माइनस इन्फिनिटी तक। सो दैट इज इनफाइनाइट। चार्ज इस पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज हम रख लेते हैं, हम नेगेटिव भी रख सकते हैं। बस फर्क क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? बाहर की तरफ जाती है। लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आती है? चार्ज की तरफ आती है। सो अब यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब चार्ज लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारे पास क्या आता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसको हम किससे लिखते हैं? लैम्बडा से। किससे लिखते हैं? लैम्बडा से। दैट इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ। दैट इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब जब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो अगर मुझे टोटल चार्ज कहीं भी फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू लैम्बडा। तो इसका यूनिट क्या हो गया? लैम्बडा का। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और एल का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी जाती है? बाहर की तरफ। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, यहाँ से भी बाहर की तरफ, यहाँ से भी बाहर की तरफ। तो सारे पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अवे डायरेक्शन में, इन बोथ साइड। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही। अब ये ऐसा नहीं कि हमारे लिए प्लेन में एक ही तरफ विजिबल हो रही है, तो इन दो डायरेक्शंस में ही है। क्योंकि ये वायर है तो वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी। ऑल डायरेक्शंस में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्प्लिट होगी। तो हमें इसकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? मान लो कि हमारी इच्छा है कि हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। और वो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल। तो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे दो लाइंस और नीचे कुछ सर्कुलर शेप बना देते। तो ये बन गया हमारा सिलेंडर। अब देखो पॉइंट कहाँ आ रहा है? सिलेंडर पे आ रहा है। और मान लेते हैं कि वायर से जो सिलेंडर का डिस्टेंस है वो कितना है? सपोज पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना? आर डिस्टेंस पे पॉइंट आ रहा है। तो पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, तो वो कैसा होगा? डेफिनेटली आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? डेफिनेटली आउटसाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है। अब ये जो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है इसकी वजह से फ्लक्स कहाँ कहाँ से बाहर आ सकता है? एक तो ये वाले सरफेस से ऊपर, इस सरफेस से जब बाहर आएगा तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। दिस इज DS2। फिर यहां देखें, इधर का यहां से भी बाहर आ सकता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा? नीचे की तरफ।
छोटा सा एरिया ले रहे हैं अभी, इसका DS3। फिर यहाँ पे देखें पी पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए अगर देखें तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एरिया इस तरीके से आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, एरिया वेक्टर भी इसका इस तरफ है, दैट इज व्हाट DS1। तो हमारे पास तीन एरिया वेक्टर्स हो गए यहाँ पे, DS1, DS2, DS3। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर DS दोनों क्या है, पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल्स है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उनके बीच में एंगल्स कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0। मतलब फ्लक्स φ1 यहाँ से आ रहा है। दूसरा फ्लक्स DS2 में देखो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही है, राइट साइड में। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एरिया वेक्टर कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर हम एंगल देखें तो वो कितना है, 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। थर्ड, ये DS3 किस तरफ है, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, राइट साइड में। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन मतलब ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस उसके अंदर कितना चार्ज आना चाहिए। मान लो कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया है, इसकी लेंथ कितनी है, अभी हमारे पास L है। इसकी लेंथ कितनी L है, लैम्बडा हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम इस फ्लक्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो सरफेस φ1, फिर दूसरा φ2, तीसरा φ3, एंड दैट मस्ट बी इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ये होना चाहिए हमारे पास। तो φ1 के लिए देखें तो क्या होगा, φ1 के लिए फर्स्ट सरफेस, देखो फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ है, आउटसाइड। DS1 भी किस तरफ है, उसी साइड में। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल है। अब देखो इस सिलेंडर पे आने वाला हर एक पॉइंट सेंटर लाइन से कैसा होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। सेंटर लाइन से कैसा होगा, इक्वी डिस्टेंस। अगर सेंटर लाइन से हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। सिंस ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट आर इक्विडिस्टेंट from center line, so E is same for all points, on curved surface पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व्ड सरफेस, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, सेम है। सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, सेम है, दैट इज कर्व्ड सरफेस। नाउ तो ई सारे पॉइंट्स के लिए अगर सेम है, तो डेफिनेटली हम ई को क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंगल सरफेस के लिए लिया है, सो हमें क्लोज इंटीग्रल लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो दिस विल बी ओपन नाउ। सो φ1 ई बाहर आ गया। यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा, DS, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो φ1 इज इक्वल टू, ई बाहर है, DS कितना होगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πr। कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πr, दैट इज व्हाट, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो ये हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू कितना फ्लक्स आ रहा है, ये आ गया। अब हम सेकंड के लिए देखते हैं, φ2 इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS कॉस, सॉरी यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा जब हम कॉस लिख रहे हैं, पहले कॉस नहीं लिखते,
चलो ई डॉट डी एस, सरफेस कौन सा है S2, सरफेस कौन सा है S2। तो अगर मैं अब वेक्टर हटाऊं तो यहाँ पे कितना आएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। लेकिन S2 सरफेस के लिए अगर देखो, S2 सरफेस के लिए अगर हम देखें तो क्या आ रहा था हमारे पास, देखो S2 सरफेस के लिए देखो, E किस तरफ है, राइट साइड में, S2 किस तरफ है, ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ई डी एस कॉस 90। तो कॉस 90 मतलब जीरो, दूसरे सरफेस से फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया, जीरो। सेम थिंग हम थर्ड के लिए देखते हैं। देखो थर्ड के लिए सरफेस किस तरफ है, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में है, राइट साइड में। दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर। जब दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो हमारे पास थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। सो फाइव थ्री, that is EDS, E dot ds, that is for S3. So this is EDS cos 90। जब cos 90 है इसका मतलब ये भी क्या हो गया, जीरो। तो फ्लक्स तो हमारे पास सिर्फ एक ही से आ रहा है, जो कि कितना है, 5 1 है, जो कि कितना है, 5 1। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1। अब यहां से देखते हैं 1, और ये जो हमारे पास 5 1 5 2 5 3 सब निकाला है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ हमारे पास 5 1 कितना आ रहा था, ई इंटू 2 π r l, ये आया था हमारे पास। विल बी इज इक्वल टू वॉट, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना है इनसाइड में, चार्ज कितना होगा, देखो सिलेंड्रिकल सरफेस था हमारे पास, तो सिलेंड्रिकल सरफेस की लेंथ कितनी है, एल है। कितनी लेंथ है, एल है। उसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, क्योंकि चार्ज किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग है। किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग। तो टोटल चार्ज सिलेंडर के अंदर कितना आ गया, जितना अंदर साइड में वायर है, जितना अंदर साइड में क्या है, वायर। सो क्यू इन हमारे पास कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल हो गया। कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल, समेशन ऑफ क्यू इन, that is charge inside cylindrical Gaussian surface, that is lambda L. So E is equals to 2 pi RL. This is lambda L upon epsilon naught. lambda के लिए क्या है हमारे पास, that is charge per unit length। यहाँ से L L खचा, बचा क्या, L L कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ से 2 pi R, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम 2 पाई आर को डिवाइड में ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। इसको के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, के कितना होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये लैम्डा हो गया। नीचे कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एंड दिस इज आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू के। कूलॉम्स लॉ में लिखा था हमने, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज व्हाट, 2k लैम्डा बाय आर हो गया। बड़ा इजी फॉर्मूला याद रखने के लिए। सो अगर इसका वेक्टर फॉर्मेट देखें तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2k लैम्डा आर, और यहाँ पे आर कैप। आर कैप क्या डिनोट करेगा, ये वायर है हमारे पास, इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में, डिस्टेंस हमारे पास इसी तरफ था, तो हमारा यूनिट वेक्टर भी क्या है, इसी तरफ है। इसका मतलब डिस्टेंस की डायरेक्शंस में ही क्या आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही, दैट इज डिनोटिंग आर कैप। अब इसका डिपेंडेंस देखते हैं कि इसका डिपेंडेंस क्या है, किस पे, डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डिपेंडेंस देखें तो E प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होगा, 1/r। आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो क्या होगा, E कम होगा, E डिक्रीजेज। और अगर R डिक्रीज होगा तो E क्या होगा,
इंक्रीज होगा तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा आएगा? सो यहाँ पे E और यहाँ पे R। अब जो ग्राफ है दैट इज डिक्रीजिंग। देखो जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे देखो R की वैल्यू मतलब कंडक्टर से हम जैसे जैसे दूर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, E की वैल्यू धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। मतलब R बढ़ रहा है तो E क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस ग्राफ इज व्हाट? हाइपरबोलिक। जिसको और भी ब्रीफ में बोले तो दैट इज व्हाट? रेक्टेंगुलर। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन फोर कूलम। तो हमें इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो दिया हुआ है। कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड? 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू कितना हो गया? 10 की पावर -2 मीटर। ये वायर है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, और इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है? वेरी इजी, दैट इज 2k लैम्बडा बाय आर। सो लैम्बडा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? ई आर अपॉन 2। सो ई कितना हमारे पास? 9 इंटू 10 की पावर 4। आर कितना है हमारे पास? 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 2। के कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। सो देखो 2 से 2 खचा है, 9 से 9 खचा है, तो ये 10 की पावर 9 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9, 10 की पावर 4, 10 की पावर -2, 10 की पावर -9। बेस से में सारे पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। तो 4 -2 -9 दैट विल बी व्हाट? सो लैम्बडा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? -11 4 दैट इज 10 की पावर -7 कूलम पर मीटर। ये आ गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस लेक्चर में हमने सिर्फ बोर्ड का पार्ट किया है इसका। नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट लाइन चार्ज का कंप्लीटली जेडब्ल्यू का पार्ट होगा और नीट का साथ में इंक्लूड होगा। तो जी नीट दोनों ही कंबाइन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो कोई भी तुम्हें कुछ क्वेरी लगती है, कुछ डाउट्स लगते हैं तो डेफिनेटली ग्रुप में डिस्कस करो। मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शंस में, और वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।